चैप्टर है गलबन फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स और उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाई आर द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर रिक्वायर्ड इन एमआरआई मशीन्स। यही पढ़ना है या कुछ और है? तो यही है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसमें हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स में सुपर कंडक्टर क्या है और एमआरआई मशीन क्या होती है। सुपर कंडक्टर्स बेसिकली स्पेशल किस्म के कंडक्टर्स होते हैं जो बहुत लो या बहुत हाई टेम्परेचर पे फुल कंडक्टेंस देते हैं और उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। वो कोई इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में कोई रुकावट नहीं देते इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। Superconductors are the materials that exhibit zero electrical resistance when cooled below a certain temperature। यानी अगर उनको आप एक स्पेशल टेम्परेचर दे देते हैं तो उस टाइम के बाद ये बहुत यानी कि ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो शो करवाएंगे और मैक्सिमम कंडक्टेंस देंगे। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बेसिकली आपकी इंटरनल बॉडी के इमेजेस कलेक्ट कर रही होती है यूजिंग द हाई मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इलेक्ट्रॉनिकली यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बेस्ड पे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है एक तरह से जिसमें आप करंट पास ऑन करते हैं और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी स्मूथनेस का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द एक्यूरेसी ऑफ इमेजेस। ये स्मूथ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब आपके पास करंट की फ्लक्चुएशन ना हो, यानी करंट ये ना हो कि जब थोड़ी देर बाद मशीन हीट अप करे तो उस टाइम पे इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की कम हो जाए और फिर रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू कम पड़ जाए। लिहाजा इसके लिए क्या होता है कि हमें कोई एक सुपर कंडक्टिंग चीज़ चाहिए होती है जो हम सुपर कंडक्टर में मतलब इसमें यूज़ कर रहे होते हैं और वो यही करती है कि वो आपकी एक तो स्ट्रॉन्ग और दूसरा स्टेबल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करेगी। यूजिंग सुपर कंडक्टर्स इन एमआरआई मशीन्स एलिमिनेट द एनर्जी लॉस एंड रिड्यूस द हीट। ये उसकी वजह से दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो एनर्जी लॉस हो जाता है और दूसरा हीट को रिड्यूस कर देता है। हीट जनरेशन जो मतलब फर्दर उस प्रोसेस के अंदर हीट जनरेट नहीं होगी जैसे कि एनर्जी का लॉस होता है। एंड अलाउज फॉर द कंटिन्यूस ऑपरेशन विदाउट फ्रीक्वेंट पावर इनपुट। और पावर इनपुट पर भी फर्दर जो है वो मज़ीद मतलब आप जो भी पावर देते हैं उस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर देन कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर मेकिंग देम मोर प्रैक्टिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो हाई टेम्परेचर भी अगर अवेलेबल हो जाए तो फिर भी जो सुपर कंडक्टर होंगे उनकी कंडक्टिविटी के अंदर कोई चेंज नहीं होती। ओवरऑल हमें ये रिज़ल्ट मिला कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हेल्प करते हैं एमआरआई मशीन को टू क्रिएट पावरफुल स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड with the minimal energy loss, improving the efficiency and performance। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, आगे चलें। The forbidden energy gap of the silicon is 1.1 electron volt। What does it mean? Forbidden energy gap क्या होता है और ये क्यों बेसिकली इसको डिस्कस करते होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट होता है जब हम उसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं बेसिकली उसकी कंडक्शन को या इंसुलेशन को, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक वैलेंस बैंड होता है और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के सर्कल के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर बाउंड होते हैं, वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। जो कंडक्शन बैंड होता है वो आपका ऐसा बैंड होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करवाते हैं
जिसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से फ्री हो जाते हैं और मूव करते हैं। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है कि इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए। जाहिर सी बात है कि वो तभी वैलेंस बॉन्ड या उसके सर्कल को छोड़ के कहीं कंडक्टिविटी के लिए फ्री होंगे मूवमेंट के लिए। सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो यानी इन दो के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं बैंड गैप, दैट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि सिलिकॉन का जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप उनको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देते हैं तो वो यानी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद वो फ्री हो जाएंगे, एक तरह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन से वे पैस ऑन हो जाएंगे और फिर वो फ्री टू मूव होंगे, और इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि वो कंडक्टर के तौर पे बिहेव करें। An electron needs at least 1.1 electron volt of energy to jump from the valence band to the conduction band and contribute to conduction, यानी वो कंडक्टर उस लम्हे के लिए हो जाएगा जब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देंगे। नेक्स्ट है सिलिकॉन इज क्लासिफाइड एज अ semiconductor because its band gap is neither too large। सिलिकॉन जो होता है वो क्लासिफाई किया जाता है एज अ, मतलब बैंड गैप के तौर पर सिलिकॉन को किस लिए क्या सेमीकंडक्टर इसलिए क्लासिफाई किया जाता है कि ये पार्शली कंडक्ट करता है और पार्शली रोक लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि हम इसको किस प्लेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका बैंड गैप ना तो इतना लेंथी है, इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर हम इतनी एनर्जी दे दें और वो कंडक्शन में ना जाए, यानी नॉर्मल बैंड है, अगर थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो कंडक्शन कर सकता है। दूसरी साइड पे ये इतनी भी थोड़ी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रूम टेम्परेचर पे आप कहें या एक नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर भी कंडक्टर के तौर पे बिहेव करे, तो वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम उस पर। ओवरऑल ये वही लिख रहे हैं इस लाइन के अंदर कि 1.1 बैंड गैप अलाउज द सिलिकॉन टू बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस एज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस। हीटिंग हो गया या डूपिंग हो गया। डूपिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इसको किसी और के साथ में करवाते हैं। व्हाट आर द ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं? ब्रिटल और जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ये दो डिफरेंट क्लास ऑफ सॉलिड्स होते हैं। ब्रिटल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आप उसको यानी कि फोर्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। डक्टाइल और मेलिएबिलिटी ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप उनको फोर्स अगर अप्लाई करते भी हैं तो ये स्ट्रेच आउट होके एक फ्लैट शीट की फॉर्मेशन में चला जाता है। फिर हम इनको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व्स को यानी कि वो कर लेते हैं एक तरीके से, यानी कि जब भी हमारी सॉलिड्स की स्टडी होती है तो हम किसी भी मटेरियल की जो ब्रिटलनेस है या डक्टिलिटी है ये चेक करते हैं बाय द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होती है वो इनफैक्ट आपको ये बताती है कि आप कितनी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो कितना चेंज आएगा। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं और उसके अंदर आने वाला जो चेंज होता है वो सडन आ जाए और उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये ब्रिटलनेस में आ रहा होता है। और दूसरी साइड पे अगर ये ब्रिटलनेस के कैडर से निकलेगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन यानी कि जितना आप स्ट्रेस इंक्रीज़ करोगे स्ट्रेन भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इन अदर वर्ड दो डिफरेंट एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। डिपेंडेंट होता है स्ट्रेन ऑन स्ट्रेस
तो अब जैसे जैसे फोर्स, स्ट्रेस बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जैसे जैसे स्ट्रेस आप बढ़ा रहे होते हैं, स्ट्रेन बढ़ रहा होता है आपका। अगर तो वो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं और स्ट्रेन एकदम से अनलिमिटेड हो जाता है, चीज़ डिफॉर्म हो जाएगी इसका मतलब, ठीक है। चेंज, स्ट्रेन कहते हैं चेंज को, तो वो चेंज अनलिमिटेड हो जाएगी, तो इट मीन्स के द थिंग इज़ गोइंग टू बी डिफॉर्म। और इसके अलावा हम यूँ कहेंगे कि इन अदर वर्ड कि वो बॉडी आपकी जो है, वो चीज़ जो है वो ब्रेटल है। यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्लासीफाई किया जाता है कि ब्रेक सडनली, जो ब्रेटल होंगे, विदाउट मच डिफॉर्मेशन, थोड़ी सी डिफॉर्मेशन, थोड़ी सी फोर्स के बाद स्ट्रेन बिल्कुल माइन्यूट सा होगा और फ़ौरन ब्रेक हो जाएंगे। हैव लो टफनेस, फॉर एग्जांपल ग्लास या सिरेमिक्स, ये इतने टफ़ नहीं होते कि अगर कहीं गिरें तो उसको बियर कर सकें। ये सिरेमिक मटेरियल जैसा होता है, वो बिल्कुल इनकी टफनेस, सॉलिड तो होते हैं लेकिन टफ़ इतने नहीं होते। In a strain stress curve they show a sharp break after the small elastic region। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि थोड़ी बहुत इलास्टिक रीजन, वो इसलिए है बिकॉज के ये एक लम्हे तक बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज स्ट्रेन के अंदर आएगा और फिर फॉर ये स्ट्रेस की वजह से ये ब्रेक हो जाएंगे। डक्टाइल मटेरियल कैन स्ट्रेच एंड डिफॉर्म बिफोर ब्रेकिंग, हैव हाई टफनेस लाइक मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम etc। इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे शो अ लॉन्ग प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिसिटी वो होती है कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वी आर हैविंग द सेम शेप एंड गोइंग टू रिटर्न इन द प्रीवियस वन, जो शेप बिफोर दैट ऑफ द डिफॉर्मेशन जो थी, तो उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं बेसिकली। किसी भी उसकी, ये डक्टिलिटी और प्लास्टिसिटी एक ही कंपेयर उसमें आते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली कोई चीज़ जो है वो टूट नहीं रही है, तो उसके अंदर जो है प्लास्टिसिटी है। एक और चीज़ होती है इलास्टिक। इलास्टिक में ये होता है आप खींचते हैं, खींचने के बाद डिफ़ॉर्म होता है, डिफ़ॉर्म होने के बाद वो दोबारा अपनी बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है, वो है इलास्टिसिटी। प्लास्टिक में डिफ़ॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, लेकिन टूटता भी नहीं है, तो ये प्लास्टिसिटी है। तो ब्रिटल मटेरियल्स ब्रेक इजीली वाइल द डक्टाइल मटेरियल्स स्ट्रेच बिफोर ब्रेकिंग। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग दैम। ये हमें कर्व से ही पता चलता है, और इनफैक्ट कर्व कहाँ से ड्राइव करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ होता है। हाउ डू retentivity and coercive forces values in the hysteresis loop help in the selecting material for making the permanent magnet। हिस्टेरेसिस लूप बेसिकली एक लूप होता है, इस तरह का करके बनाया जाता है, इस तरह का लूप होता है, हिस्टेरेसिस लूप होते हैं, और ये एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप होता है। अब ये जो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप होता है, ये बच्चे वेरी कर रहा होता है मटेरियल टू मटेरियल। अगर तो हिस्टेरेसिस लूप आपका इस तरह से हो कि, एक मिनट बच्चा, सिर्फ एक मिनट है, तो क्या होता है रिटेंटिविटी और कोर्सिव फोर्सेस क्या होती हैं बेसिकली हिस्टेरेसिस लूप। एक मिनट, तो क्वेश्चन 4 में ये है कि हिस्टेरेसिस लूप का मैंने आपको बताया कि हिस्टेरेसिस लूप बेसिकली इस तरह का एक लूप होता है, और वो स्ट्रेस स्ट्रेन के और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है किसी भी मटेरियल की। ये वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द, आप कहें कि मटेरियल और उसके एटम्स की क्या सिचुएशन होती है। हिस्टेरेसिस लूप ऑफ अ मटेरियल शोज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो कराता है, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दो होती हैं, एक को रिटेंटिविटी कहते हैं और एक को कोर्सिव कहते हैं, फोर्सेस या कोर्सिविटी भी कह रहे हैं। अब रिटेंटिविटी बेसिकली इज रिटेंशन ऑफ सम मैग्नेटिक पावर। अगर किसी मटेरियल को आपने मैग्नेटाइज किया है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप किसी, पहली तो बात यह है कि अगर आप किसी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, अगर उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, तो वो उनके एलिमेंट्स जो उनके अंदर एटम्स पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ पड़ी होती हैं, वो भी अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। एज अ रिज़ल्ट वो आपका जो मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है।
रिटेंटिविटी किसी मटेरियल की ज़्यादा होगी अगर वो अपने आप को, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करेगा। दूसरी बात, कोर्सिव फोर्स जो होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किसी भी एक मटेरियल है, आपने उसको मैग्नेट बना लिया है, आप चाहते हैं उसको डीमैग्नेटाइज किया जाए, उसकी मैग्नेटिक पावर को ख़त्म किया जाए, तो आप उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए उसके अपोजिट एक जो है फील्ड लाइंस वाला सिस्टम अप्लाई करते हैं ताकि उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर की पावर ख़त्म हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। तो कोर्सिव फोर्स बेसिकली ये वो फोर्स होती है, स्ट्रेंथ होती है जो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है टू डीमैग्नेटाइज मटेरियल। लिहाजा रिटेंटिविटी किसी की मैग्नेटाइजेशन हो जाए उसको परमानेंटली कितने अरसे के लिए रिटेन कर सकता है, ये रिटेंटिविटी है। और ये है कि अगर एक रिटेन हुआ हुआ मटेरियल, अब देखो ना, जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है उसकी कोर्सिव फोर्स भी ज़्यादा होगी डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी, क्योंकि उसने रिटेन किया होगा मैग्नेटिक फील्ड। सो ये एक इंटरलिंक्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाउ डू रिटेंटिविटी और कोर्सिव फोर्स वैल्यूज इन द हिस्टैरिसीस लूप हेल्प इन सेलेक्टिंग द मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी रिटेंटिविटी, रिटेनिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा होनी चाहिए और कोर्सिव फोर्स भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि अगर उसको डीमैग्नेटाइज भी करेंगे तो वो भी ज़्यादा फोर्स लगा के हो, इसका मतलब वो एक परमानेंट मैग्नेट तभी होगा। तो मटेरियल विद हाई रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी जो होगी तो वो सूटेबल होंगे फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, क्लियर होगा। क्वेश्चन 5 है कि क्वेश्चन 4 तक सही है आज के लिए।